पूरी साजिश के साथ ही कानपुर में हिंसा को लेकर प्लानिंग की गई थी, ऐसी भी खबरें सामने आई हैं। एक के बाद एक सामने आ रहे हैं साजिश के सबूत, जैसे कि बंद के नाम पर हिंसा फैलाने की साजिश पहले से रची गई थी। जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं उनसे लेकर तैयारियों तक में ये सबूत साफ नजर आए कि कैसे इसकी प्लानिंग की गई थी। समीर, बिल्कुल, और सबूतों का जिक्र हुआ है तो आइए अब आपको कानपुर के वो 7 सबूत दिखाते हैं जिनसे जाहिर होता है कि पूरी प्लानिंग के साथ हिंसा की साजिश रची गई थी। यानी दिन मुकर्रर किया जाता है और उसके बाद साजिशन इस हिंसा को अंजाम दिया जाता है। पहला, व्हाट्सएप ग्रुप में भड़काऊ बातें की गई हैं। क्या क्या हो रहा है, पल पल की अपडेट शेयर की जा रही थी इस व्हाट्सएप ग्रुप में, ये देखिए। दूसरा, पहले से पेट्रोल बम तैयार थे, क्योंकि जो तस्वीरें जारी की गई हैं 40 दंगाइयों की, उसमें भी कुछ के हाथ में पेट्रोल बम नजर आ रहा है, बोतलें नजर आ रही हैं, पेट्रोल बम फेंके भी गए, पहले से पेट्रोल बम तैयार थे। तीसरा, छतों पर ढेले और पत्थर जो हैं वो इकट्ठा किए गए थे, ये पता चला है। इसके अलावा संकरी गलियों में तैयारी की गई थी, यानी पहले से प्लानिंग थी, साजिशन इसे अंजाम दिया गया है। पांचवा, नमाज के दौरान भी ऐसा पता चला है पुलिस की जांच में कि आक्रामक बातें की गई, भड़काऊ बातें की गई, ये पुलिस की तरफ से पता चला है। छठा, भीड़ के बीच फायरिंग भी हुई है, ये जानकारी भी सामने आ रही है और अब वीडियो फुटेज के आधार पर एक एक आरोपी को धरा जा रहा है। सातवां, दुकानदारों से जोर जबरदस्ती की बातें भी सामने आई हैं और व्हाट्सएप चैट पर भी इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि जो दुकानदार अपनी दुकानें नहीं बंद करना चाहते थे उन पर एक तरह से दबाव डालने की भी कोशिश की गई। तो ये हैं वो 7 सबूत जिनके आधार पर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है और दंगाइयों की गिरबान तक उसके हाथ पहुंच रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट है जितेंद्र जैन जी, जिस तरीके के सबूत अभी तक सामने आया है, एज ए साइबर एक्सपर्ट मैं चाहूंगी कि उन चीजों को आप कैसे, उन सबूतों को आप कैसे रीड कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ तस्वीरें तो जारी कर दी गई है, जितने भी उपद्रवी है कुछ सरेंडर कर रहे हैं, कुछ की गिरफ्तारी हो चुकी है, डेवलपमेंट इसमें लगातार हो रहे हैं, लेकिन जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है एज अ साइबर एक्सपर्ट, वो कितने अहम सबूत माने जा सकते हैं, जिनमें से 7 सबूतों का जिक्र अभी अभी हमने किया है। इन्वेस्टिगेशन में कितने मददगार ये सबूत हो सकते हैं? धन्यवाद पूर्णिमा, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, देखिए, आपको ये समझना होगा कि पिछले अगर आप 7 या 8 साल का उदाहरण लेके, चाहे वो दंगे कहीं पे भी हो, हैदराबाद में हुए हों, कश्मीर में हुए हों, या जो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, या दिल्ली में भी जो दंगे हुए, ये निकल के आ रहा है कि जो ये सोशल मीडिया एप्स हैं, व्हाट्सएप ऐप हैं, ये एक नया तरीका बन गई है कोऑर्डिनेशन का। एक कॉन्स्पिरेसी के लिए जो कोऑर्डिनेशन की और जो पहले प्री प्लानिंग की जरूरत है, उसका इस्तेमाल इन ऐप्स के द्वारा किया जा रहा है करने के लिए। और उसका आज एक रिजल्ट ये है कि पहले जो दंगे होते थे, आप देखिए, जो ज्यादातर मास्टरमाइंड होते थे वो हिस्ट्री शीटर होते थे। डीजीपी विक्रम सिंह साहब उसको बताएंगे, कहीं ना कहीं कोई उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल जाता था। ये वही दंगाई भड़काने वाले 50-100 लोग उस शहर के होते थे जो हर तरह के माहौल खराब करने की व्यवस्था में होते थे। अब एक नया ट्रेंड आ रहा है, आप देखिए 50 से 60% लोग माइनर हैं। लगता है आपकी आवाज कुछ तकनीकी वजह से नहीं आ रही। विक्रम सर, आपके पास आना चाहूंगा। ये जो एक मोडस ऑपरेंडी हम देख पा रहे हैं और ये बहुत फ्रीक्वेंटली हर केस में रिपीट हो रहा है कि व्हाट्सएप और फेसबुक और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस सिस्टम के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है, कैसे इसको टैकल किया जाए कि कम से कम हर बार हम अगर पूरी तरह से इलाकों में ब्लॉक कर दें, इंटरनेट बंद कर दें, तो क्या ये एकमात्र तरीका रह जाएगा या फिर इसको हैंडल करने के पुलिस को भी सेंसिटाइज किया जा रहा है? कैसे देखते हैं आप इसे? रवि जी, हमारे जैन साहब साइबर एक्सपर्ट हैं, उनकी बातें बीच में अधूरी रह गई टेक्निकल रीजन से, लेकिन पुलिस कभी असहाय नहीं रहती है। ये मान के चले कोई ये नई ट्रेंड नहीं है। इसके पहले मैं एसएसपी कानपुर था 1988 में, 3 साल तक यही समस्याएं इसी तरीके की उठी थी, लेकिन न तब मोबाइल फोन था न वो था। आप देखिए 2009 एक वाटर शेड ईयर है जब स्मार्टफोन्स आए, उसके बाद ये दंगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इस तरीके की क्राउड फंडिंग और भीड़ को इकट्ठा करने का एक नई समस्या, एक नया आयाम आया। लेकिन पुलिस ने बखूबी उसकी काट की, एंटिसिपेशन, सर्वेलेंस और
जो साइबर सर्वेलेंस होती, अभी तो हम ऑन ग्राउंड सर्वेलेंस करते थे, लेकिन साइबर सर्वेलेंस शुरू में कठिनाई आई, लेकिन आज मैं सबको सतर्क और सचेत जरूर करना चाहूंगा। कोई ये समझे कि व्हाट्सएप और वो बायोटिम ये इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स पे है और वो पूरी तरीके से गोपनीय है, कोई चीज गोप नहीं है श्रीमान जी। आप कुछ भी कर रहे हैं, हमारे मददगार जैन साहब यहाँ बैठे हैं, उन्हीं के माध्यम लेकर के हर चीज का अनावरण बड़े कायदे से हो जाता है। इसलिए मेरा ठीक है, जितेंद्र जैन साहब एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैन साहब, आपकी बात बीच में अधूरी रह गई, एक बार हमारे दर्शकों को जरा ये समझाइए, जैसा कि इस केस में सामने आ रहा है, ये जफर हयात की पत्नी इस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी। अगर कोई एडमिन है और उस व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ आपत्तिजनक बातें की जाती हैं, किसी को धमकाने की बात की जाती है, तो एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से बनती है? देखिए 100% एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो जिम्मेदार है उस ग्रुप के अंदर कौन कौन है पहली बार जोड़ने के लिए। हाँ। और उनके पास उनको हटाने की पावर है, मैसेजेस को सेंसर करने की पावर है। तो एडमिन तो सबसे बड़ा, एक तरह से जिसने भीड़ को इकट्ठा होने का न्योता दिया है, वो तो सबसे बड़ा जिम्मेदार है। जिसने भाषणबाजी करने के लिए सबको आमंत्रण दिया है, वो सबसे बड़ा जिम्मेदार है। मगर देखिए समस्या क्या है, ये जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पे हो रहा है, पहले क्या था, लोकलाइज दंगे थे। आज की डेट में आईएसपीआर पाकिस्तान में बैठ के ये डेली रूटीन बन चुका है, एसओपी उनका, कि अगर हिंदुस्तान में कोई छोटा मोटा क्रिमिनल इंसिडेंट हो तो उसको राई का पहाड़ बनाकर किस तरह से बड़े लेवल पे दंगे कराए जाएं, किस तरह से भारत की छवि को जो क्रिमिनल रिफ्ट है फैलाकर पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर बदनाम किया जाए, उसके लिए यहाँ के नए युवाओं को रेडिकलाइज किया जा रहा है, उनको दंगा भड़काने के लिए तैयार किया जा रहा है। मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिन की है ही, सबसे फर्स्ट इंस्टेंस जो एडमिन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बनती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।